सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्रिया, काल और वाच्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया और काल और वाच्य तीनों के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 11 क्रिया, काल और वाच्य। क्रिया वाक्य की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। पढ़िए और समझिए। विमल पत्र लिख रहा है, पक्षी उड़ रहा है, यह हाथी है, हाथी विशालकाय जीव है। ध्यान दीजिए, उड़ रहा है, लिख रहा है, ये शब्द कार्य का होना बताते कि कार्य हो रहा है। हाथी है, जीव है से अस्तित्व का बोध होता है। तो रहा है, लिख रहा है से तो हो रहा है कि कार्य हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और जबकि है से बताता है कि इस चीज का इस दुनिया में अस्तित्व है। अब परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में हमें बताते हैं। और इसमें क्रिया में जो मेन चीज होती है वो होती है धातु, मुख्य चीज है। क्रिया की रचना धातु से होती है, कोई भी क्रिया हम धातु से ही बनाते हैं। क्रिया के विविध रूप किसी ना किसी धातु से बनते हैं। परिभाषा, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। कुछ क्रियाओं की धातु रूप निम्नलिखित है, मतलब जो धातुओं से क्रिया बनेगी ना वो है। जैसे क्रियाएं यहाँ पर दे रखी हैं, धातु दे रखी है, ठीक है, पढ़ते हैं इनको। पढ़ना, पढ़ धातु से बनी। चलना, चल से। पीना, गाना से गा बना। खाना, खा। लिखना, लिख धातु से जाना, यहाँ उल्टा कर दिया है, जाना बना है जा धातु से, जाना इधर आएगा और जा इधर आएगा। सुनना बना है सुन धातु से, ठीक है। अब आता है क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला आता है हमारा अकर्मक। अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म के बिना, अर्थात अकर्मक क्रिया कर्म के बिना होती है। इसमें कोई कर्म नहीं दिया रहता। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है, काम करने वाले के ऊपर पड़ता है। जैसे राम हंसता है, सेविका सोती है, यहाँ हंसता है, सोती है। क्रियाओं का जो फल है, जो प्रभाव है कर्ता के ऊपर, यानी कि राम और सेविका पर भी पड़ रहा है, इसीलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर आती है हमारी सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, मतलब कर्म दिया होता है, कर्म सहित क्रियाएं होती हैं। इनमें जो क्रिया तो कर्ता के द्वारा ही होती है, लेकिन जो क्रिया का जो प्रभाव है, कार्य का जो प्रभाव है, वो कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है। जैसे उदाहरण है, सचिन गीत गाता है, यहाँ गाता है क्रिया का फल, गीत कर्म पर पड़ रहा है, क्योंकि गाने का क्या काम हो रहा है, गीत को गाया जा रहा है। तो क्रिया का जो प्रभाव है कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। मीरा खीर खाती है, यहाँ जो खीर खाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव खीर पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। राम ने बाण चलाया, तो चलाया क्रिया का प्रभाव जो कर्म है वो बाण पर पड़ रहा है, इसलिए ये जो हमारी हो गई बाण जो है वो कर्म है, और ये जो क्रिया है हमारी सकर्मक है। कर्म के साथ की जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक कहलाती है। सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, मुख्य क्रिया उड़ना, सहायक क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, मुख्य क्रिया खेलना और सहायक क्रिया था। वाक्य में प्रयुक्त हैं, हूं, हो, था, थी, थे प्राय सहायक क्रियाएं होती हैं, मतलब मुख्य क्रिया का ही साथ देती है। परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया न प्रयुक्त हुई हो तो ये ही मुख्य क्रिया का कार्य करती है। तो वैसे तो ये सहायक क्रिया रहती है अगर वाक्य में ज्यादा क्रियाएं होंगी तो, लेकिन अगर मुख्य क्रिया ही ना दी हो तो ये मुख्य क्रिया बन जाती है। जैसे यहाँ पर दोनों तरीके से बताया, सहायक क्रिया के रूप में भी और मुख्य क्रिया के रूप में भी है का प्रयोग। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह हंसता है सहायक क्रिया में, क्योंकि हंसना मुख्य क्रिया है। वह कमरे में है तो है हो गया मुख्य क्रिया। वे खेल रहे हैं, रहे के साथ आया है तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। राम कहाँ जा रहा था, तो रहा जा रहा था तो सहायक क्रिया में था। तुम लिख रहे हो, तो लिख रहे हो लिखने का कार्य हो रहा है तो हो सहायक क्रिया के रूप में। वे प्रसन्न है तो ये अपने आप में मुख्य क्रिया बन गई। राम लड़का है मुख्य क्रिया बन गया। और ऐसे तुम भूखे हो में हो जो है वो मुख्य क्रिया है। अब संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर जो भेद है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहली है संयुक्त क्रिया।
जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर एक संयुक्त क्रिया का बोध कराते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का तो अर्थ ही होता है जोड़। जहां पर दो या दो से ज्यादा क्रियाएं आती हैं और ऐसा लगता है कि एक ही क्रिया है, एक क्रिया का बोध करा रहे होते हैं, एक साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे होते हैं, वो संयुक्त क्रिया है। जैसे मोहन अपने घर चला गया, यहाँ पर चला जमा गया। तैराक 2 घंटे तक तैरता रहा, तैरता जमा रहा। उसे खेलने दो, खेलने जमा दो। लेखक लेख लिखने लगा, लिखने जमा लगा। तो यहाँ पर दो दो क्रियाएं आप देख रहे हो आई हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया कहलाई जाएगी। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को प्रेरित करके कार्य करवाए वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। यहाँ पर क्या करता है, जो करता है वो काम को स्वयं नहीं करता, दूसरे से करवाता है। उदाहरण है, रवि ने हरी से फोटो खिंचवाया तथा पढ़वाई। अध्यापिका ने मीरा से पुस्तक पढ़वाई। तो यहाँ पर जो फोटो खिंचवाया है और पुस्तक पढ़वाई है, ये दोनों प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया जो होती है हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्व मतलब पहले आती है। जैसे विकास खेलकर आ गया, खेलकर। माताजी बाजार से होकर आ गई, होकर। तो खेलकर और होकर मुख्य क्रिया आ गया से और आ गई है से पहले आ रही हैं। तो ये दोनों हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया में बच्चों हमेशा कर जुड़ा रहता है। अब आती है नाम धातु क्रिया। जो क्रियापद धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि से बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब ये जो क्रिया होती है बच्चों धातु से ना बनकर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, संज्ञा शब्दों से बनी है, हाथ से हथियाना, गांठ से गठियाना, शर्म से शर्माना और फिल्म से फिल्माना। सर्वनाम शब्दों से बनती है, जैसे अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से बनेंगी, साठ से सटियाना, चिकना से चिकनाना और दोहरा से दोहराना। अब आती है विधि सूचक क्रिया। ये हमारी पांचवी क्रिया है। क्रिया का जो रूप विधि, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, अनुरोध आदि का बोध कराता है उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा रूप जहां पर हम किसी को कोई आज्ञा दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सलाह दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो या किसी से अनुरोध कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दिनेश खड़े हो जाओ तो आदेश दिया जा रहा है। कृपया रास्ता दें, अनुरोध। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सलाह। किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए, उपदेश। और कृपया सड़क पर धीरे चले, प्रार्थना। तो ये हमारी विधि सूचक क्रियाओं में आएंगे। हमारा अगला प्रकरण है, पढ़िए और समझिए। मैं कल घूमने गई थी। तो ये बीता हुआ कल। हम बाजार जा रहे हैं अब, यानी कि वर्तमान समय चल रहा है जो समय। कल मेरी मम्मी आएंगी, आने वाला कल। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट कर रही है। तो बच्चों जो हमने वाक्य पढ़े वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से समय के बारे में बता रहे हैं कि क्रिया पहले हुई थी, अब हो रही है या आने वाले समय में होगी। बच्चों हमारी परिभाषा होगी काल की। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। जो समय बताए क्रिया के समय को बताए तो समय को ही काल कहा जाता है। अब आता है काल के भेद। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और हमारा भविष्यत काल। सबसे पहले भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया हुई लेकिन जो समय चला गया उसमें हुई, तो ये भूतकाल है। उदाहरण देखेंगे, अशोक सम्राट एक महान राजा थे। पिताजी कार्यालय जा चुके थे, बच्चे विद्यालय जा चुके थे। ध्यान दीजिए, ये सभी क्रियाएं बीते हुए समय का बोध करा रही हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं समय बीते हुए का बोध करा रही हैं। अब आता है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भेद पहला होता है सामान्य भूत। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। मतलब इसमें ना तो अपूर्णता का भाव होता है, ना ये पता चलता बहुत समय पहले हुई, एक सामान्य स्वरूप रहता है क्रिया का, लेकिन बीते हुए समय में ही हमारी क्रिया हुई होती है। जैसे मैंने पिताजी को पत्र लिखा, रामू आया, मोहन चला गया, उसने खाना खाया, इसके उदाहरण है। फिर आता है आसन भूत। आसन का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है हो कि क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है उसे आसन भूत कहते हैं। कि मतलब क्रिया बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुई होती है तो वो आसन भूत काल में आते हैं। जैसे आदित्य अभी गया है, माली ने फूल तोड़ लिया है, उसने पुस्तक पढ़ ली है, हमारी आसन भूत के उदाहरण है। फिर आता है अपूर्ण भूत। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले
कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के बारे में पता ना चले तो अपूर्ण भूतकाल कहते हैं उसे। मतलब क्रिया शुरू तो हो गई थी बीते हुए समय में, लेकिन नहीं पता पूरी हुई या नहीं हुई। जब हमने देखा था तो वो हो रही थी, ठीक है, जिससे वर्षा हो रही थी, सूरज चमक रहा था, मीरा भजन गा रही थी, अपूर्ण भूत के उदाहरण है। फिर आता है पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया भूतकाल में हुई थी और पूरी भी हो गई थी, काफी समय पहले हो गई थी, तो वो पूर्ण भूतकाल है। जैसे राम केले खा चुका था, वर्षा हो गई थी, ये हमारे पूर्ण भूत हो गए। फिर आता है संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब हुई तो क्रिया बीते हुए समय में ही है, लेकिन पता नहीं, संदेह है कि पूरी हुई होगी या नहीं हुई होगी या नहीं होगी। उसने गीत गाया होगा, वर्षा हुई होगी, हमारे संदिग्ध है, संदेह वाले भूत के उदाहरण है। फिर आता है हेतु हेतु मत भूत, इसमें क्या होता है, जब भूतकाल में एक क्रिया होने या होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर होता है उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। मतलब बीते हुए समय में क्रिया होनी थी, अगर एक हुई तो दूसरी हुई होगी और नहीं हुई होगी तो दोनों ही नहीं हुई होंगी। तो ये है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम्हारा पत्र मिल जाता तो मैं पैसे भेज देता। अगर एक क्रिया होती तो दूसरी होती, अगर एक नहीं हुई तो दूसरी भी नहीं हुई होगी। यह है हमारा हेतु हेतु मत भूत, जिसमें एक क्रिया का कारण दूसरे पर निर्भर करता है। फिर आता है हमारा वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, मतलब क्रिया जो समय चल रहा है उसमें होती है, इसमें वर्तमान काल है। अब इसके तीन वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। क्रिया का एकदम सामान्य रूप होता है, जो समय चल रहा है उसमें क्रिया हो रही होती है, ना तो वो अपूर्ण होती ना उसमें कोई संदेह होता। जैसे उदाहरण है, रवि आता है, पिताजी प्रतिदिन टहलने जाते हैं। फिर आता है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी तक चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय चल रहा है उसमें कार्य हो रहा है और लगातार चलता जा रहा है। जैसे बंदर नाच रहा है, मम्मी खाना पका रही है। फिर आता है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल उसे कहते हैं। वर्तमान में यानी कि जो समय चल रहा है उसमें क्रिया होगी लेकिन संदेह, बंदर नाच रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, मतलब हम उस समय हम वहां पर होते नहीं है, हम सोच रहे होते हैं उस चीज के बारे में कि ऐसा समय चल रहा है तो ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अब आता है भविष्यत काल, हमारा तीसरा काल है ये, क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में होने की जानकारी मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब ऐसा रूप कि जो कार्य होगा वो आने वाले समय में होगा। जैसे उदाहरण है, रेलगाड़ी 5 बजे जाएगी, कल बाजार बंद रहेगा, तो आने वाले समय को बताता है भविष्यत काल। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब क्रिया होगी, आने वाले समय में होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संभावना नहीं है, सामान्य से क्रिया का रूप रहता है। हम शाम के समय शहर को जाएंगे, माताजी लड्डू बनाएंगी, उदाहरण है। फिर आते संभाव्य भविष्य, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना बन जाए तो संभाव्य भविष्यत होता है। यानी कि आने वाले समय में क्रिया होनी है, कार्य होना है, लेकिन एक संभावना है, एक संदेह रहता है इसमें छिपा हुआ। जैसे शायद कल धूप निकले, संभावना है ऐसी, संभवतः वह उत्तीर्ण हो जाए, तो ये हमारा संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण है। अगला प्रकरण हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वाच्य। पढ़िए और समझिए, क वर्ग और ख वर्ग दिए गए हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन से या फिर के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। धोबी कपड़े धोएगा, धोबी से के द्वारा कपड़े धोए जाएंगे। मीरा ने दूध पिया, मीरा से या फिर के द्वारा दूध पिया गया। कुत्ता सो रहा है, कुत्ते से सोया जा रहा है। बच्चा खेलता है, बच्चे से खेला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने वाक्यों को पढ़ लिया, अब ध्यान से पढ़ते हैं इनके बारे में। उपयुक्त दोनों वर्गों में लिखे वाक्य सामान्य अर्थ प्रकट कर रहे हैं। केवल
रचना को प्रस्तुत करने की रीतियां अलग अलग है। मतलब दोनों प्रकार के हमने वाक्य पढ़े, क वर्ग के भी और ख वर्ग के भी। दोनों का अर्थ तो लगभग एक जैसा है, लेकिन उनको बताने का तरीका, उनको कहने का तरीका अलग अलग है, विधि अलग है। वर्ग क के सभी वाक्यों में क्रियाओं के वचन और लिंग कर्ता के अनुसार हैं, जबकि ख वर्ग के वाक्य 1, 2 व 3 में क्रिया वाक्यों में आए कर्म के अनुसार आई है। इसी क्रम में वर्ग ख के वाक्य 4 व 5 से क्रिया के रूप में भाव की प्रधानता है। मतलब का वर्ग के अगर हम वाक्यों को देखें, सारी जो क्रियाएं आई हैं जो कर्ता है उसके अनुसार आई, जैसे कर्ता का लिंग है, जैसा उसका वचन है, उसके अनुसार क्रिया भी आई है। जबकि खा में क्या हो रहा है, जो क्रिया आई हैं 2 और 1, 2, 3 वाक्यों में तो क्या है, जो क्रियाएं आई हैं वो कर्म के अनुसार आई है, जो कर्म है वाक्य में। और जबकि 4 और 5 वाक्य में जो क्रिया है वो भाव, उसमें भाव की प्रधानता है। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया का विषय कर्ता कर्म अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। क्रिया का मतलब क्रिया किसके आधार पर हो रही है, क्रिया का जो विषय है, क्रिया किसके अनुसार से प्रयोग हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है, या फिर भाव के अनुसार हो रही है, ये हमारे कहलाते हैं वाच्य। परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब ये बताते हैं वाच्य कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है, क्योंकि उसी के अनुसार क्रिया चल रही होती है, क्रिया का प्रयोग किया जा रहा होता है। वाच्य के भेद, परिभाषा के अनुसार किसी वाक्य में 3 तत्वों की प्रधानता है, कर्ता कर्म और भाव। इस आधार पर वाच्य के 3 रूप माने जाते हैं। 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य क्या होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, इसमें क्रिया के लिंग वचन और कर्ता के लिंग के अनुसार होते हैं। मतलब कर्ता की प्रधानता रहती है, जो क्रिया होगी वो जिस प्रकार से कर्ता का लिंग होगा, वचन होगा, उसी के अनुसार क्रिया भी आएगी। जैसे दादी कहानी सुनाती हैं, बच्चा फल खाता है, तो यहाँ पर सुनाती है और खाता है क्रिया आई है, जो कि दादी और बच्चा जो कि दोनों कर्ता उनके अनुसार ही प्रयोग हुई हैं। दादी एक वचन में है, इसलिए सुनाती भी एक वचन में है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग में आई है। बच्चा पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग में आई है। एक वचन है बच्चे में, तो इसलिए क्रिया में भी एक वचन है। ठीक है, अब आता है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता न होकर क्रिया का कर्म, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। केवल सकर्मक क्रियाएं जिनके कर्म में को विभक्ति का प्रयोग ना हो कर्मवाच्य में प्रयुक्त हो सकती हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रियाओं में होंगे, क्योंकि सकर्मक क्रियाओं में तो कर्म होता है, और साथ ही साथ जिसमें को विभक्ति ना लगी हो वही कर्म होते कर्मवाच्य वाले। और कर्ता के साथ अगर हमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कर्तृवाच्य दिए हैं और कर्मवाच्य दिए गए हैं। पहले हरि पत्र लिखता है, हरि से पत्र लिखा जाता है। मीरा गीत गा रही है, मीरा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। रसोईया चावल पका रहा है, रसोइयों के द्वारा चावल पकाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया चलेगी वो बच्चों कर्म के अनुसार चलेगी। जैसे यहाँ पर जो क्रिया ये पहले में हरि पत्र लिखता है तो हरि के हिसाब से आई, और दूसरे वाले में कर्मवाची में पत्र के हिसाब से आई। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, अपितु जहां क्रिया का भाव ही मुख्य विषय हो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों भाववाच्यों में कर्म और कर्ता की प्रधानता ना होकर भाव की प्रधानता होती है। क्रिया का जो भाव होता है वही प्रधान रहता है, और हमारा जो क्रिया है वो भी भाव के अनुसार ही होती है। जैसे मुझसे उठा भी नहीं जाता, अखिल से हंसा भी नहीं जाता, अब सोया जाए। तो जो क्रिया है उसमें भाव की प्रधानता रहती है, तो ये हमारे भाववाच्य हैं। फिर से दोहरा लेते हैं एक बार फिर से। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चले क्रिया कहलाती है। क्रिया 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। वाच्य 3 प्रकार के हैं। यहाँ पर कर्म अलग से लिखा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कर्म है उसको कट करेंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमने जो भी पढ़ा है
सीखा है उसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटिए व उनकी धातु भी बताइए। तो चलिए करते हैं। पिताजी घूमने गए, तो क्रियापद क्या है? घूमने गए। ठीक है, गए। तो इसकी जो धातु है कौन कौन सी है? घूमने में घूम, और गए में क्या हो जाएगी? जा। जा धातु और घूम धातु। मोहित पतंग उड़ा रहा है, तो यहां पर उड़ा रहा है। ठीक है, हमारा क्रियापद है उड़ा रहा है, और यहां पर उड़ धातु आई है। फिर उसके बाद धोबिन कपड़े धो रही है, तो धो रही है। ठीक है, धो रही है, और हमारी धातु हो जाएगी धो। ठीक है, अब इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया छांटिए। तो हमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटनी है। पहला है, गीता हंसती है, तो यहाँ पर हंसती है कौन सा है? अकर्मक है। ठीक है, क्योंकि कर्म नहीं दिया हुआ। बच्चे हंस रहे हैं, तो यहाँ पर हंस रहे हैं, ये भी हमारी क्या है? अकर्मक है। फिर है, सौरभ पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता है और कर्म भी आया पुस्तक, तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया तथा उसका काल लिखिए। तो क्रिया लिखनी है और काल भी लिखने हैं। चढ़ेगा, पहले में चढ़ेगा, कौन सा काल है? भविष्यत। भविष्यत काल है। फिर है अगला, अहमद गीत गा रहा है, तो यहाँ पर गा रहा है, गा रहा है, तो वर्तमान काल है। हम कल चिड़ियाघर गए थे, तो यहाँ पर गए थे, कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रिया से पूरे कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में दो दो शब्द है, एक सही है और एक गलत है। हमें सही क्रिया के द्वारा वाक्यों को पूरा करना है। बच्चे मैदान में खेला या खेल या खेला, तो खेल रहे हैं। माता जी खाना रिक्त सान रही हैं, बना बनाना, तो बना रही हैं, बना। पिताजी अखबार रिक्त सान रहे हैं, पढ़ना पढ़, तो पढ़ रहे हैं। प्रिया रिक्त सान रही है, नाच नाचेगी, तो नाच रही है। फिर है, हम अपने कार्य रिक्त स्थान है, करना करने, हम अपने कार्य करना, या फिर यहाँ करते होना चाहिए था, करते, हम अपने कार्य करते हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा, क्रिया काल और वाच्य के विषय में जाना, अभ्यास कार्य हमने अच्छे से पूर्ण कर लिया है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया काल और वाच्य के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।